खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 8:37 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जीके का आगाज़ जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त हो रहा है। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। हम और आप 10 बजे तक साथ साथ रहेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज़ होगा और कॉलिंग के एक स्पेशल या मखसूस सेगमेंट के साथ प्रोग्राम को इख्ताम तक पहुँचाएंगे और उसके बाद खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों पर मबनी दिन भर प्रोग्राम गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेंगे। आज के प्रोग्राम की जहाँ तक बात है तो शराइत या फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। अप्रैल की 15वीं तारीख साल 2025 अंग्रेज़ी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज हिस्ट्री ऑफ द डे में दिन की अहमियत क्या है, तारीखी एतबार से 15 अप्रैल को क्या क्या हुआ, कौन से वाक़यात रुनमा हुए। मेरे साथी ज़हूर आप तक पहुँचाएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में और उसके बाद सीधा आज के मौज़ूआत पर आएंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत ताई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज 15 अप्रैल है, मंगलवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और बैन अक़वामी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद वाक़ात है, एक एक करके वो आपके सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज के दिन 15 अप्रैल 1469 में सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव की पैदाइश हुई थी। 1948 में आज के दिन हिमाचल प्रदेश का क़याम अमल में आया और 2004 में आज के दिन राजीव गांधी कत्ल केस से वाबस्ता मुरली रधरन का कोलंबो में कत्ल हुआ, ये भी आज के दिन हुआ था। 1895 में 15 अप्रैल को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने रायगढ़ किला में शिवाजी उत्सव मनाया, इसकी शुरुआत आज के दिन से हुई थी। 1658 में आज के दिन धर्मत की जंग में औरंगजेब ने दारा शिकवा को शिकस्त दी और 2012 में आज के दिन पाकिस्तान के एक जेल पर हमले के बाद 400 अस्करियत पसंद जेल से फरार हुए। 15 अप्रैल 1679 में आज के दिन फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। दोनों मुल्क के दरमियान जंग की शुरुआत हुई। 1817 में अमेरिका में समाज से महरूम बच्चों के लिए पहला स्कूल खोला गया। एक तारीखी इकदाम था उन लोगों के लिए जो समाज से महरूम हैं। 1654 में इंग्लैंड और नीदरलैंड ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के दरमियान आज के दिन दोस्ती ताल्लुकात कायम हुए थे। 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक डूबकर इसमें जो सवार लोग थे करीबन 1523 उनमें से हलाक हो गए, गर्क-ए-आब हो गए। 1923 में डायबिटीज से मुतासर लोगों के लिए इंसुलिन बाजार में दस्तयाब हुई, ये भी एक तवारीखी इकदाम था। 1989 में आज के दिन इंग्लैंड के शेफील्ड फुटबॉल स्टेडियम में हुई अफरा तफरी से करीबन 95 अफराद जो है वो इस अफरा तफरी से हलाक हुए। ये चंद वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने आपके सामने एक एक करके रखे कि माजी में कौमी और आलमी सतह पर आज के दिन की अहमियत क्या है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात आज के दिन के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि कल सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी क्योंकि वक़्फ़ कानून जिस पर अभी भी कई रियासतों में हंगामा जारी है, वहीं कल इस पर अहम समाअत होनी है और कल सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें रहेंगी क्योंकि वक़्फ़ कानून पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला करेगा, सुनवाई करेगा। 20 से ज़ायद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है जिसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी से लेकर जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जमीयत उलमा से जो दरख्वास्त है वो इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ दाखिल की गई है और मुतालबा किया गया है कि इस कानून पर नज़रसानी की जाए, इस कानून को वापस लिया जाए। लेकिन अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज रहेंगी। क्या कोई राहत मुस्लिम तंजीमों को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी या जिस तरह से हमने देखा ट्रिपल तलाक या CAA की तरह इस कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट सरकार के हक में फैसला देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल इस पर सबकी नजरें रहेंगी। और जो ग्रुप या जो जमातें हैं जिनने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ, उनमें एक और पार्टी ऐड हो गई है जिसको आप YSRCP यानी साउथ इंडिया से एक और पार्टी, युवा जना श्रमिका रितु कांग्रेस पार्टी जिसको आप कहते हैं। मौजूदा वक्त में सिंपली इसको YSR कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और YS जगनमोहन रेड्डी जो इस पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने भी फैसला किया है कि वो अदालती कार्रवाई जब शुरू होगी तो वो भी उसमें हिस्सा लेंगे, यानी वक्फ कानून को वो भी चैलेंज कर रहे हैं। और उन्होंने इस कानून की सेक्शन 9 और 14 जिसमें वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम अराकीन की शिरकत होगी या गैर मुस्लिम अराकीन वक्फ बोर्ड में अब शामिल होंगे, इसीलिए सेक्शन 9 और 14 पर एतराज़ करते हुए इसको चैलेंज करने का फैसला किया है।
16 अप्रैल का तारीखी दिन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन तमाम अर्जियों पर, तमाम पिटिशंस पर दरख्वास्त समाअत होगी जो इस कानून को चैलेंज करने वाली हैं। 2 अप्रैल की तारीख थी जब लोकसभा के अंदर ये कानून बिल की शक्ल में आया, वहाँ से मंजूरी मिली और उसके बाद अगले दिन राज्यसभा के अंदर फिर मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी हमने देखा। एक तरफ जहाँ सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर समाअत होने जा रही है, तो दूसरी तरफ मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की गई है कि वो पुरुम्मीद हैं और उन्हें पूरा एतबार भी है, यकीन है, भरोसा है कि अदालत उज़्मा इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि कानून जो है मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और एहतिसाब वक्फ बोर्ड के अंदर यकीनी बनाने के मकसद से किया गया है। और YSRCP यानी ये जो नई पार्टी अब ज्वाइन कर गई है, जिनके मुताबिक बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, आर्टिकल 13, 14, 9, 25 और 26 भारतीय आइन के, जिनके मुताबिक इन कवानीन की खिलाफ वर्जी भारत सरकार ने की है। नया कानून लाकर इनको चैलेंज करने का फैसला किया गया है, जहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम या रिलीजन और ऑटोनॉमी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात होती है, उनके मामलात में मुदाखलत की बात जो है YSRP की तरफ से भी की जा रही है। और इससे पहले आप सबको ये भी याद दिलाते चले कि YSRCP से पहले तमिलिगा वेट्री कज़हगम यानी टीवी के सदर विजय, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद, इमरान प्रतापगढ़ी, आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान, आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और समाजवादी पार्टी के रुकने जो पार्लियामेंट है ज़ियाउर रहमान बर्क, उन तमाम लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस कानून को अदालत उज़्मा में या टॉप कोर्ट में चैलेंज किया है। और अब जाकर मज़ीद तंजीमें, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो नॉन मुस्लिम्स के हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड तरमीमी कानून की वो भी मुखालफत करते हुए नजर आए। मुख्तलिफ इदारों के अंदर इस हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं कि कानूनी बहस के लिए उनके पास जो कंटेंट होगा, जो बातें उनकी तरफ से रखी जाएंगी, वहाँ क्या क्या बात अदालत के सामने रखनी है, ताकि वो अपना जो उनका खुद का मौक़िफ़ है उसको यकीनी तौर पर सही साबित कर पाएँ। इस चीज़ पर भी सबकी नज़रें रहने वाली हैं। ये तो एक तरफ की बात, लेकिन आपको जहाँ इसी कानून के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, वेस्ट बंगाल आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर हालात एक इलाके के अंदर बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में की गई। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ बाप बेटे की जान भी एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान गई, लेकिन मगरबी बंगाल में दोबारा से एक और इलाके के अंदर तशद्दुद फूट पड़ा है और मुर्शिदाबाद के बाद अब भांगड़ इलाके में शदीद झड़पों की इतलात है। मुतअद्दिद गाड़ियाँ नजर आतिश हुई हैं और एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान पुलिस की तरफ से जब वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज हुआ है, तो कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ मुजाहिरों के बीच तशद्दुद की वजह जहां भी मुर्शिदाबाद में हालात पूरी तरह मामूल पर नहीं आए थे, अब जुनूबी 24 परगना के भांगड़ में माहौल ख़राब हुआ है और कल पूरा पीर का दिन और आज भी इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज को लेकर लगातार सिक्योरिटी इदारे, एजेंसियां भी मुसलसल नज़र बनाए हुए हैं। इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF के कारकुनान और पुलिस के बीच भांगड़ इलाके में शदीद झड़पें हुई हैं और ISF सरबा शाद सिद्दीकी की जानिब से कोलकाता के अंदर वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज की दरअसल कॉल दी गई थी और इसी एहतजाज में शिरकत के लिए जुनूबी परगना 24 से बड़ी तादाद में मुजाहिरीन पहुंच रहे थे, लेकिन भांगड़ में बसंती हाईवे पर पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोका। हाईवे पर जैसे रुकावटें खड़ी की गई, वहीं मुजाहिरीन ने पुलिस की रुकावटों को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस और एहतजाजियों के बीच शदीद झड़पें हुई और इस दौरान मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज हुआ। भांगड़ में पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़प के बाद इलाके में तशद्दुद फूट पड़ा। तकरीबन जो हमारी जानकारी है और मीडिया रिपोर्ट्स हैं, 3 दर्जन से ज़ायद गाड़ियां नजर आतिश की गई हैं, जिनमें 5 से ज़्यादा बाइक और 2 पहिया 4 गाड़ियां भी शामिल हैं और इसके अलावा 7 से 8 लोगों के जख्मी होने की खबर है। फिलहाल इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है और हालात काबू में हैं, ये इदारों का मानना है। ISF की कॉल पर कोलकाता के गांधी मैदान में भी वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बड़ी रैली हुई है, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसी रैली में शिरकत के लिए जुनूबी परगना से लोग जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने रोका और हालात यहाँ पर खराब हुए। दूसरी जानिब पुलिस ने मुजाहिरीन पर ईंट पत्थर फेंकने का इल्जाम आयद किया है। कोलकाता पुलिस इंटेलिजेंस चीफ रुपेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में बताया और पुलिस इंटेलिजेंस चीफ ने मुजाहिरीन से इलाका खाली करने की जब दरख्वास्त की तो कहा जाता कि उस वक्त पथराव भी हुआ। मुर्शिदाबाद में जहां पहले ही 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे, बाप बेटे की जान चली गई थी फायरिंग से, 8 दिन हो गए पुरतशद्दुद झड़पों में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। थोड़ी सी सिचुएशन कंट्रोल में की गई। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के साथ रियासती एजेंसियों ने राब्ता करने के बाद मज़ीद फोर्सेस बुला ली हैं।
दफ़ा 163 का नफाज अमल में लाया गया है, लेकिन अब भांगड़ और 24 परगना के अंदर भी एहतजाजी मुजाहिरों का एक नया दौर शुरू हुआ है, जिससे मज़ीद नुकसान की खबरें हैं। और आज सूरत हाल ख़राब ना हो, चूँकि वेस्ट बंगाल बॉर्डर स्टेट भी है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो बाहर से ताकतें इस सूरत हाल का फ़ायदा न उठाएं, इस चीज़ का भी ख्याल कंसर्न्ड इदारों की तरफ से या एजेंसीज़ की तरफ से रखी जा रही हैं। एहतजाजी मुजाहिरों के बीच सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर जो पहली खबर में आपको हमने बताया, जहाँ कल समाअत होने जा रही है और समाअत से निकलेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है जहाँ कम से कम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश हो रही है, तमाम इदारे हम आहंगी को यकीनी बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम बैनुल-अक़वामी सतह की चंद और खबरें आप तक पहुंचाएं, कुछ डिटेल्स आप तक पहुंचें। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ बड़े ऑपरेशंस इस वक्त चल रहे हैं, उस पर सीधा आएंगे, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से, एक बड़ी सियासी हलचल दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर देखने को मिली है, जहां पर मौजूदा NDA या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा पशुपति पारस की जो पार्टी थी वो NDA से अलग हो गई है, अलहदगी का उन्होंने ऐलान कर दिया है और दलित पार्टी का नाम लेकर उनके मुताबिक उनकी पार्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा और नाइंसाफ़ी का उनकी जानिब से मरकज़ी क़यादत पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब NDA का हिस्सा नहीं है, ये बाज़ाब्ता तौर पर पशुपति पारस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। महागठबंधन के साथ इत्तेहाद का भी उन्होंने इशारा दिया है और ख़बरें हैं कि हाल ही में उनकी या इस साल 2025 में शुरुआती दौर में भी उनकी मुलाकातें लालू प्रसाद यादव और बाकी लोगों से हुई है। जनता दल यूनाइटेड और बाकी तमाम लोग इंक्लूडिंग बिहार के BJP क़यादत को भी उनने हत्फ़े तनकीद बनाया है। पशुपति पारस जो कि NDA के साथ 2014 से थे, अब जब अलग हुए हैं तो इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी पार्टी को नज़रअंदाज ये समझकर किया जा रहा है कि इन्होंने चूँकि 2014 से ये वो जमात थी जो रामविलास पासवान जो इनके भाई थे, जिनका इंतकाल हो गया था चंद बरस कबल, और उसके बाद उनके बेटे ने आगे आकर चाचा और भतीजे के दरमियान कुछ रसाकशी भी देखने को मिली। RLJP जो 2021 में बनी NDA का हिस्सा नहीं है। 2014 से वैसे राष्ट्रीय जो लोक जनशक्ति पार्टी थी वो तो हिस्सा थी, लेकिन बाद में इसके 2 धड़े बन गए और ये अनाउंसमेंट जो है पारस की जानिब से उस वक्त की गई जब बिहार के अंदर भी कुछ महीनों के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और JD स्टेट यूनिट की तरफ से कहा गया कि उनके साथ भी मीटिंग्स की कोशिश की गई, लेकिन कोई बात नहीं हुई। ये भी कहा कि 2014 से हम NDA के साथ थे, आज सिर्फ इसलिए NDA से लिंक्स ख़त्म करने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये भी कहा गया कि अगर सही वक्त पर, मुनासिब वक्त पर फैसला लिया जाएगा और अगर उनको इज्जत महागठबंधन की तरफ से, जिसमें कांग्रेस है, RJD है, बाकी तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से मिलती है, तो फिर वो मुस्तकबिल का प्लान इनके साथ बनाएंगे। RLJP 2021 में बनी, लोक जनशक्ति पार्टी जो मैंने शुरुआत में कहा कि चाचा भतीजे की टक्कर, रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद जो भाई थे पशुपति पारस के, उनके इंतकाल के बाद सूरत हाल ठीक नहीं थी सियासी एतबार से और NDA की तरफ से उनको काफ़ी मौके भी दिए गए और पिछले साल इतलात ये हैं कि उनका जो बिहार के अंदर सरकारी बंगला था वो भी खाली करने का उनको हुक्म दिया गया था, जहां से वो पार्टी चला रहे थे और बाद में वो बंगला चिराग पासवान को दिया गया जो मौजूदा वक्त में वजीर हैं और रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो यही वो जो चाचा भतीजे वाली लड़ाई थी वो यहाँ पर तक ले आई है कि NDA से बाहर निकलने का फैसला, जो एक बड़ा फैसला मौजूदा वक्त में हो सकता है, वो किया गया रामविलास पासवान के भाई की जानिब से। इससे पहले ब्रेक पे जाएं, एक दो खबरें जो बैनुल-अक़वामी सतह की काफ़ी अहमियत की हामिल है आपके सामने रखते चले। मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल ठीक होती अगर बातचीत या मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता, लेकिन सीज़ फायर इससे आगे शायद पॉसिबल नहीं है। ऐसी सूरत हाल इस वक्त बनती दिखाई दे रही है। कोशिशें की गई हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए, लेकिन मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गए हैं। हमास से हथियार डालने का मुतालबा मिस्र की जानिब से भी किया गया, लेकिन हमास ने पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। 40 से 42 दिनों तक जो सूरत हाल बनी थी, जहां लोगों ने घर वापसी भी की थी, उसके बाद कहा जा रहा था कि दोबारा से जंगबंदी होगी। यूनाइटेड नेशंस की जानिब से बैक टू बैक मीटिंग्स में या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से फैसले अभी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि सिचुएशन कंट्रोल में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजराइल हमास जंगबंदी के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के अंदर होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए और गजा की जंगबंदी मुआहिदे की बहाली, इजराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए होने वाले जो ताज़ा मुज़ाकरात थे, कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया और ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। साथ साथ
कल पीर को भी फ़लस्तीनी और मिस्री ज़राया ने इस बात की तस्दीक की कि हमास अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा हुआ है कि वो किसी भी मुआहदे का नतीजा जंग के मुकम्मल खात्मे पर निकलना चाहिए। और इसराइल ने जनवरी में तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे के नाकाम होने के बाद गुज़श्ता माह दोबारा गजा में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू की और इसका इसरार किया कि वो जब तक हमास को मुकम्मल तौर पर शिकस्त ना दे ये हमले जारी रखेंगे। जंग के खात्मे और गजा से इनखला के बदले यरगमालियों के साथ एक साथ हवालगी के लिए भी उनके मुताबिक तैयार है, मगर इजरायली तजवीज़ जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए नहीं, सिर्फ यरगमालियों की वापसी के लिए है। इधर इजिप्ट या मिस्र ने सीज़ फायर के हवाले से नई तजवीज़ पेश की जिसमें फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास से हथियार डालने का मुतालबा किया गया और इस पर वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जब तक फ़लस्तीनी मज़ाहमती गिरोह हथियार नहीं डालता तब तक इसराइल के साथ कोई मुआहदा नहीं है। हमास का जहां तक मौक़िफ़ की बात है तो उनका मौक़िफ़ बरकरार है कि वो किसी भी मुआहदे की बुनियाद गजा में जारी जंग का खात्मा और काबिज़ अफ़वाज के इनखला होना चाहिए। एक तो कि मुकम्मल तौर पर जंग खत्म हो, दूसरा इजरायली फ़ौज गजा के इलाकों को छोड़ दे, तब तक वो किसी एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचेंगे। हमास के लीडरान के मुताबिक इजिप्ट की तजवीज़ में 45 दिन की आर्जी जंगबंदी भी शामिल है जिसके बदले खुराक और शेल्टर के लिए ज़रूरी सामान गजा में दाखिल करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन बाकी बातों पर कोई इत्तफाक नहीं हुआ। ये तो एक तरफ की बात, लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान भी तल्खियाँ बढ़ रही हैं, कशीदगी बढ़ रही हैं। सबकी नज़रें मशरिक़ वस्ता पर इसलिए भी थी कि शायद कोई रास्ता जंगबंदी के लिए निकले जिसमें अमेरिका और ईरान का भी खलीदी किरदार है। मगर इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि बिलवास्ता या इनडायरेक्ट बातचीत या मुज़ाकराती अमल जो है वो जारी है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द-ए-अमल इसका होगा जिसके लिए ईरान को तैयार रहना होगा। सदर ट्रंप की तरफ से ईरान को एक बार फिर से धमकी दी गई है। ट्रंप की ईरान को धमकी के बीच जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए ईरान को एक और खत चला गया है, लेकिन इस पर हम आहंगी अभी तक नहीं बन सकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का ख्वाब देखना उसको बंद करना होगा वरना संगीन रिजल्ट्स इसके होंगे। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से भी बात की और ईरान से उनके मुताबिक हम मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है ये से मालूम नहीं। ईरान के मसले को उनके मुताबिक हल कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और हथियार ना होने पर ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। ट्रंप ने धमकी देते हुए ईरान को जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ना होगा, ये भी कहा कि वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहना होगा, यानी एक और जंग मशरिक़ वस्ता के अंदर तबाही के मनाजिर दिखा सकती है, इस तरफ इशारा किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा गैरकानूनी रिहाइश पजीर अफराद को वापस भेजने का मंसूबा उनके मुताबिक है। दरामदी अद्वियात पर भी महसूलात या जो टैक्स या टैरिफ है वो भी लगाऊंगा, फिर से साफ कर दिया गया। 12 अप्रैल को ओमान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो जौहरी मुआहिदा इसके हवाले से बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत मस्बत तो रही। फ़रीक़ैन ने बातचीत को तामीरी करार दिया, लेकिन यहाँ से आगे रिजल्ट्स निकलेंगे या नहीं ये वक्त बताएगा। और ईरान ने मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने से इनकार किया था, लेकिन बिलवास्ता मुज़ाकरात के इम्कान का उसने इशारा दिया था। वज़ीर ख़ारजा ईरान के मुताबिक माजी की तरह अब भी अमेरिका के साथ बिलवास्ता या इनडायरेक्ट बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इन सब के दरमियान अब इस बात पर भी नज़र है कि अगला जो इजलास होना है जिस पर पूरी दुनिया की इसलिए नज़र है कि यहाँ से फैसला क्या होगा। पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम नज़र आती हैं। ईरान और अमेरिका का न्यूक्लियर टॉक्स जो है वो यमन ओमान के अंदर अगले हफ्ते होनी है और ख़बर है कि ओमान के बाद अब रोम के अंदर इटली के शहर रोम में अगला जो मुज़ाकराती अमल का मरहला है वो यहाँ से आगे बढ़ना है। क्या न्यूक्लियर डील पर ईरान पीछे हटेगा? अमेरिका जो दबाव बना रहा वो ख़त्म करने में कामयाब रहेगा या नहीं? वो दबाव काम आएगा या नहीं? और तल्खियाँ दोनों के दरमियान, ये जो पुरानी दुश्मनी थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, क्या वो ख़त्म होगी या नहीं? इसके लिए अब ओमान के बाद रोम के अंदर होने वाले मुज़ाकरात से निकलने वाले नताइज का इंतज़ार करना होगा। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और आसपास के हिस्सों में ये बैनुल-अक़वामी सतह की चंद खबरें या मालूमात आपके सामने हमने रखी हैं। जम्मू कश्मीर की खबरों पे आएंगे दीगर कुछ मालूमात। छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे। एक बड़ा ऑपरेशन जम्मू सूबे के अंदर चल रहा है, मुकम्मल तफसीलात अब तक पहुँचेंगी और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें शदीद नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं। दीगर कुछ खबरें भी, लेकिन ब्रेक के उस पर हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए। बात जम्मू कश्मीर के सलामती सूरत हाल से करेंगे और आपको बता दें कि इस वक्त बड़ा ऑपरेशन पूंछ के सुरनकोट में चल रहा है। पूंछ सुरनकोट के लिसाना इलाके में रात देर गए गोलियों की आवाज़ सुनी गई, गोलियों की गनगरज सुनी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन को मजीद तेज़ कर दिया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वहाँ पर गश्त चल रहा था, तलाशी ली जा रही थी, लेकिन इस दौरान वहाँ पर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई, गोलियों की गनगरज सुनाई दी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने यहाँ पर ऑपरेशन मज़ीद तेज़ कर दिया है। मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार वहाँ पर तलब किए गए हैं और बताया जा रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंट यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। आपको बता दें कि रात देर गए यहाँ पर लसाना जो सुरनकोट का इलाका है, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स मामूल का गश्त कर रहे थे, लेकिन इस दौरान यहाँ पर गोलियों की आवाज़ सुनाई गई और अब मिलिटेंट को पकड़ने के लिए तलाशी ऑपरेशन मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। आर्मी, पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पैरामिलिट्री फोर्स को जाए मौके पर तलब किया गया है और बड़े पैमाने पर इस वक्त यहाँ पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो जारी है। आपको बता दें कि तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तलाशी कार्रवाई को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। मुश्तबा अफराद पर नज़र रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ जो तमाम दाखिले और खारजे रास्ते वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं ताकि मिलिटेंट यहाँ से फरार ना हो सके, क्योंकि रात देर गए यहाँ पर मिलिटेंट की तरफ से गोलियाँ चलाई गई है, जिसके बाद उन मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में हमने इनकाउंटर देखा जहाँ पर 3 मिलिटेंटों को जाम बह कर दिया गया और अब जो सुरनकोट का इलाका है, पूंछ सुरनकोट के लिसाना इलाके में भी मिलिटेंटों की मौजूदगी देखी गई है। रात देर गई गोलियां चली हैं, उसके बाद तलाशी कार्रवाई को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। वहां पर सिक्योरिटी फोर्स के मज़ीद एहलकार तलब किए गए हैं और मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंट यहाँ पर हो सकते हैं। आकाश मलिक गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। आकाश, क्या मज़ीद तफसीलात इस ऑपरेशन के हवाले से हैं? जी आसिफ, मैं इस वक्त बिल्कुल लिसाना इलाके में हूँ। जो है इस वक्त जिस तरीके से रात देर गए जहाँ पे जो है लिसाना इलाके में जो है गोलियों की आवाज़ सुनाई गई और इस वक्त जो है इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया और बड़े पैमाने पे इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पे बात करें जम्मू पूंछ हाईवे की बात करें, इस पूरी हाईवे पे जो है सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है और आने जाने वाले हर व्यक्ति का शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है। और इस वक्त की सूरत हाल यह है कि इस पूरे इलाके में जो है सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है और बड़े पैमाने पे इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जी आसिफ, ये एग्जैक्टली हुआ क्या है? कोई मामूल के मुताबिक गश्त था या हम ये भी देखते हैं कई मरतबा रोड ओपनिंग पार्टी जो सुबह के टाइम होती है शाम के टाइम अब होती है या नहीं इसका इल्म तो नहीं, लेकिन कमांड व्हीकल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आमतौर पर गश्त करती रहती हैं। मामूल का कोई ऑपरेशन चल रहा था या कोई मुसद्दिका इतलात थी कि इलाके में कोई मूवमेंट हुई जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और अचानक फायर ओपन होता है? जैसे उस हवाले से सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि इस इलाके में जो है फौज की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है फायरिंग हुई, उसके बाद जो है इंडियन आर्मी ने भी जो है काफी सारे इस इलाके में, जिस तरह लोकल से भी पता चल रहा है, काफी फायर हुए, जिसके बाद जो है देर शाम को ही जो है मजीद सिक्योरिटी फोर्सेज को यहाँ डिप्लॉय कर दिया है। इस वक्त भी बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके को मासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी आसिफ, आकाश ये भी बताइएगा, जिस तरह से कल आप बता रहे कि यहाँ पे फायरिंग हुई, क्या उस दौरान जो मिलिटेंट से सिक्योरिटी फोर्स का राब्ता हो पाया? मिलिटेंट थे, कौन थे वो, और क्या दोबारा वहां पर राब्ता हो पाया है या किसी किस्म की दोबारा वहां पर फायरिंग या कुछ इतलात? जी जरूर, देर शाम को ही जो है जिस तरीके से व्हाइट कार्ड की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है, जो है देर शाम को ही जो है मिलिटेंट्स के साथ यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ जारी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है देर शाम के बाद जो है कोई भी फायर नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त भी इस इलाके के जितने भी वो रास्ते हैं उन सारे इलाकों को जो है कॉर्डन करके बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है इस वक्त। जी आसिफ, ये दोनों तरफ हम देखते हैं आर पार बस्ती है, बीच में दरिया है, किस एरिया को ज्यादा कॉर्डन ऑफ किया गया है और क्या पूरा इलाका जो दाएं बाएं जो बालाई इलाका है, चूंकि वहां जंगलात भी हैं, उस एरिया तक फोर्सेस पहुंची या सिर्फ निचले इलाकों तक ही ऑपरेशन महदूद है? आकाश,
यासिफ, ये लसाना लोअर से ऊपर का जितना भी पूरा इलाका है, उसके साथ साथ मतलब इसके साथ सटे हुए जितने भी इलाके, पूरे इलाके में जो है सिक्योरिटी को, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि सिक्योरिटी को बढ़ाया गया हो। जम्मू पुंछ हाईवे की बात भी करें, लसाना से लेकर कोटका बाईपास तक जो एरिया है, इस पूरे इलाके में फौज की तरफ से बड़े पैमाने पे चेकिंग से, इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे भी जो है इस वक्त भी आने जाने वाले हर व्यक्ति का शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है। और जिस इलाके में इस वक्त जिस जगह में मौजूद हूँ, इस जगह से आगे जाने के लिए भी जो है मीडिया को इजाजत नहीं है। और इससे पीछे जो इलाका है जंगल का, और उस इलाके में जो है बड़े पैमाने पे इस वक्त आकाश, वाहिद रास्ता है जम्मू को पुंछ और बाकी इलाकों के साथ कनेक्ट करने का, तो एहतियातन ट्रैफिक रोका गया है। यहां से पैदल लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर गाड़ियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं हाईवे से? जी सिर्फ गाड़ियों के हवाले से कि ट्रैफिक को कोई भी रोका नहीं गया, ट्रैफिक चल रही है। हालांकि एक जगह पे जो है गाड़ी, अगर उधर से गाड़ी आती है तो गाड़ी में जितने भी लोग हैं उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, प्रॉपर तरीके से गाड़ी को चेक किया जा रहा है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें, ट्रैफिक कोई भी नहीं इस वक्त रोका, ट्रैफिक जो है नॉर्मली चल रहा है। मुगल रोड के हवाले से भी क्या अपडेट है, क्योंकि ये रास्ता उस एरिया को भी कनेक्ट करता है? आज से खबर थी कि शायद वन वे ट्रैफिक छोड़ा जाएगा। जैसे मुगल रोड के हवाले से जिस तरीके से बात की, देर शाम को ही जो है एसडीएम सुरनकोट से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था अगर मौसम इसी तरीके से साफ रहा तो हो सकता है आज ट्रैफिक बहाल हो जाए। तो जिस तरीके से सोच के हवाले से भी खबर आई है, कुछ ही समय पहले जो है बैराम गला के मकाम पर जो गाड़ियां थी उनको जो है ट्रैफिक के श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत जो है आज दे दी गई है। और पहली गाड़ी जो है आज कुछ ही समय बाद जो है वहां से क्रॉस हो जाएगी और मुगल रोड पे जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त आज बहाल हो चुकी है। अच्छा, लास्ट में दो चीजें कंफर्म कीजिएगा। ये भी हमारे पास जो जानकारी है जराए बताते हैं कि गोली जब चली तो एक फौज का जवान जख्मी हुआ। अब ये क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन है? और दूसरा, अभी जब मजीद फोर्सेज इलाके में तलब की गई हैं, ऑपरेशन वसी किया गया है, तो इंटरनेट सर्विसेज इलाके में थोड़ी सी डाउन है। इस इलाके में जिस तरीके से आप इंजर्ड के हवाले से बात की, ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी इस पे कंफर्मेशन नहीं दी की है। वहीं पे बात करें नेटवर्क की, इलाके की बात करें, इस इलाके में नेटवर्क थोड़ा सा डाउन जरूर है, क्योंकि जिस इलाके में इस वक्त मैं खड़ा हूँ लसाना का इलाका है, इस पे थोड़ी सी नेटवर्क में कमी जरूर मिली है, क्योंकि नेट यहाँ थोड़ा सा स्लो जरूर चल रहा है। लेकिन वहीं पे बात करें, जिस तरीके से आपने इंजर्ड की बात की, इस तरीके का कोई भी जो है ऑफिशियल्स की तरफ से अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है। जी आसिफ। आकाश, ऑपरेशन के हवाले से अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी नजर रखिएगा, जरा पूरी तस्वीरें दोबारा दिखा दीजिएगा। एक जो पहली तस्वीर आपने रात की देखी और दूसरी ये तस्वीरें आप मॉर्निंग की देख रहे हैं, अब से कुछ मिनट पहले की हैं। और अगर आप जम्मू पुंछ हाईवे पर सफ़र करना चाह रहे हैं तो किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशिश कर रही हैं। और ये रात की उस वक्त की तस्वीर जिसके बाद हमने देखा इलाके के अंदर ऑपरेशन को वसी किया गया, फायरिंग हुई या गोली चलने की पहली जब वो आवाज़ सुनाई दी गई, और उसके बाद तमाम आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी बड़ी बारीक बेनी के साथ। उसके बाद जो सुबह की तस्वीर, मॉर्निंग विजुअल्स ज़रा दिखाइएगा, जो पुंछ वाली साइड से हैं, जो मुगल रोड की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर मुगल रोड ओपन होता है तो वो, और दूसरा रास्ता जो सुरनकोट के ज़रिए कनेक्ट करता है, यानी आप मेंढर भी जाना चाह रहे हैं, आप बीजी वाली साइड आ रहे हैं, तो यही इंपॉर्टेंट और एक रास्ता है। यहाँ पर किसी किस्म की रुकावट नहीं है। सोशल मीडिया पर अफवाहें थी कि सड़क बंद है, सड़क कोई बंद नहीं है, आकाश बता रहे थे, लेकिन एहतियातन चेकिंग हो रही है क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। हो सकता है कि मूवमेंट मिलिटेंट्स की हो या प्रेजेंस हो, अब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस जानती हैं, लेकिन ऑपरेशन ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया, तो इसलिए इस तरह की चेकिंग से लोगों को फिलहाल गुजरना होगा। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जिसकी कंफर्मेशन हमारे नुमाइंदे भी कर रहे थे और बता रहे थे कि सूरत हाल एग्जैक्टली इस वक्त क्या है। सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है तो आपको बात ज़रा बताते हैं जम्मू सूबे में होने वाले सबसे बड़े और मेगा इवेंट की। प्राइम मिनिस्टर मोदी 19 तारीख को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों का बीच में वक्त है। ऐसे में पुलिस एजेंसी, सिविल इंतजामिया, फौज, सीआरपीएफ और जो कंसर्न लोग हैं, खासतौर से रेलवे हुकाम, मुमकिन इकदाम कर रहे हैं और जो कोशिशें या इकदाम करने हैं उसके लिए इस वक्त सरगर्मियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह जिन्होंने इस सिलसिले में एक अहम तरीन मीटिंग ली, वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा होना है और वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर का दौरा होना और डीजीपी ने दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। 19 अप्रैल को जब रेल प्रोजेक्ट का कटरा से कश्मीर के लिए रेल रवाना होगी, इफ्ताह किया जाएगा, उससे पहले सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लेने के लिए तमाम कंसर्न लोगों से ब्रीफिंग लेने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर की जानिब से
जो जम्मू के अंदर और उसके बाद आसपास के हिस्सों में भी जो सूरत हाल है उसका तफसीली जायजा ले रहे थे। और आप सब जानते हैं कि एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इसको कामयाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। नलिन प्रभात जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह हैं, जिनकी तरफ से इस मीटिंग की सदारत की जा रही थी, और प्राइम मिनिस्टर की विजिट से पहले डीजीपी नलिन प्रभात तमाम कंसर्न ऑफिशियल्स के साथ ब्रीफिंग लेने के लिए जम्मू के अंदर एक्टिव नजर आए। तमाम ऑफिसर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदामात यकीनी हों, इस बात का उनको एतमाद दिलाया गया। और इतलात ये भी हैं कि अब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या एसपीजी जो है, जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार होती है, उसने पूरी तरीके से कटरा का कंट्रोल संभाल लिया है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर फ्लैग ऑफ करेंगे या झंडी दिखाकर कश्मीर की तरफ ट्रेन को 19 तारीख को रवाना करेंगे। और ये जो ट्रेन सर्विसेज हैं वो कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना की जाएंगे। और जो बाकी पीछे वाला काम है यानी जम्मू से कटरा तक, इस पैच में आप चूंकि जम्मू स्टेशन पर काम अभी चल रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार उसके लिए करना होगा। और चिनाब ब्रिज को भी उनकी तरफ से इनॉग्रेट किया जाएगा, इसका भी इफ्तिताह होना। और खबर है कि वहीं से वो ट्रेन के जरिए कटरा आएंगे और वहाँ से फिर फ्लैग दिखाया जाएगा। इन सब के दरमियान एक अहम संग मील ये भी है कि T34 जो टनल है, जो तकरीबन 5.99 किलोमीटर बनता है, 6 किलोमीटर के आसपास, जो पाई खड्ड से अंजी खड्ड इलाके को जोड़ने का में कलीदी किरदार अदा करता है। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBR जिस प्रोजेक्ट को कहते हैं, इस प्रोजेक्ट में बड़ा इम्पोर्टेंट और ये आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग का मामार है, इंजीनियरिंग की एक जिंदा मिसाल है कि कितना शानदार काम इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर किया गया है। और पाई खड्ड और अंजी खड्ड को जोड़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट टनल है, इससे भी प्राइम मिनिस्टर खबर है कि वो गुजरेंगे। और इसलिए तमाम इलाकों पर कंसर्न इदारों की, एजेंसियों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र है। कटरा के अंदर एसपीजी ने कंट्रोल संभाल लिया है, पुलिस सरबराह ने सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया है। आज और कल भी काफ़ी सरगर्मियाँ होने वाली हैं और हो सकता है कि कल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे या कटरा के हवाले से तफसीली एक ट्रैफिक प्लान भी जारी हो सकता है। जब प्राइम मिनिस्टर जब तक जितनी देर के लिए जम्मू में रहेंगे, जम्मू सूबे के अंदर रहेंगे, तब तक किस हिसाब से गाड़ियों को दोनों तरफ से छोड़ा जाएगा, क्या कोई रुकावट, वैसे रुकावट तो होनी नहीं है क्योंकि हाईवे का और इसका कोई लेना देना नहीं है, मगर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से VIP मोमेंट है तो बस उस हिसाब से काफ़ी सख्त इकदाम हो सकते हैं। ज़रूर बिल्कुल 19 अप्रैल को ये दौरा होना है और जम्मू कश्मीर को लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसका सबको इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। और इस दौरे के हवाले से जो तैयारियां हैं वो भी अब मुकम्मल की जा रही है। सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जा रहा है और 19 अप्रैल को इस दौरे पर सबकी नज़रें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात खित्ते चिनाब की डोडा की करते हैं, क्योंकि डोडा से इस वक्त की अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, क्योंकि रात देर गए आग के एक होलनाक वारदात में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि डोडा जिला के चालर गांव में आग के होलनाक वारदात में 4 दुकानें, 2 मंजिला इमारत, एक सिक्योरिटी मोटरसाइकिल और 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि ये दर्दनाक हादसा जिला डोडा की तहसील चिल्ली पंगल के गाँव चालर में गुज़िश्ता शब आग की भयानक वारदात में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 2 मंजिला मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए हैं, जिसमें 4 दुकानें भी शामिल है। इस दौरान एक मोटरसाइकिल, सिक्योरिटी समेत 6 गाड़ियों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आग के होलनाक वारदात में लाखों रुपए की मालियत का सामान जलकर राख की ढेर में तब्दील हुआ है, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि यह आग रात देर गए अचानक एक 4 मंजिला इमारत से नमूदार हुई, जिसने आनन फानन पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर अगरचे पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पहुंची, ताहम इस भयानक वारदात में 2 दुकानें और कई गाड़ियां जो है वो खाकस्तर हुई है। तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह इस भयानक आग ने पूरे यहाँ पर जो मकान और दुकान थे उनको अपनी लपेट में लिया। साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं वो भी आग की इस जद में खाकस्तर हुए हैं। लाखों मालियत का सामान राख की ढेर में तब्दील हुआ है और खुशकिस्मती से अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो माली नुकसान है वो बड़े पैमाने पर हुआ है। लोग बेघर हुए हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है और इस मौके पर अगरचे बचाव कार्रवाइयाँ शुरू की गई, लेकिन तब तक जो पूरा सामान था वो राख की ढेर में तब्दील हुआ था और जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। चलिए भले सा चलते हैं, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। गुलिस्तान नुमाइंदा अर्जुन ठाकुर हमारे साथ है। अर्जुन, फायर इंसिडेंट, बड़ी भयानक तस्वीरें हैं, बता रही हैं नुकसान काफ़ी ज़्यादा है जो कंफर्मेशन हो रही है। पहले तो ये बताएं कि आग कैसे लगी, इस वक्त की एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है?
जी आसिफ जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे भलीसा का एक दूर-दराज इलाका है चादर, गुंदो तहसील का ये इलाका पड़ता है और इस इलाके में रात 2 बजे की घटना है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा आप कह सकते हैं जो हुआ है, जिसमें 4 मंजिला इमारत जो है वो बिल्कुल खाकसर हो चुकी है और साथ में कुछ दुकानें जो हैं वो भी इसमें जो है पूरी तरीके से जल चुकी हैं। और 2 बजे की घटना है क्योंकि यह दूर-दराज इलाका है और यहाँ पर जो है अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में भी समय लगता है और सड़क की वो सुविधा जो है उस रूप की है नहीं। उस वजह से जो है काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। लोकल्स जो है उन्होंने ऑन स्पॉट जाकर के जो है काफी कोशिश की आग को बुझाने की। वहाँ के लोकल्स हों, जो स्थानीय पुलिस है वो वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे कंट्रोल करना एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए जो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये दुकानें और जो ये घर जो है सारे यहाँ पर जो जले हैं, इसमें काफी सारे जो 4 से 5 लोग जो है जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये दूर-दराज इलाका, यहाँ पर अब्दुल मजीद राही है जो जिन्होंने हमसे बात करके ये बताया भी था कि ये काफी गरीब परिवार से कुछ लोग इसमें ताल्लुक रखते हैं जिनका ये एक बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। स्थानीय पुलिस है, जो हमारी फायर ब्रिगेड है, आसपास क्षेत्रों से आए लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे आग को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे हैं और आग तब तक धधकती रही जब तक कि पूरी इमारत राख में तब्दील नहीं होगी। और ये विनाशकारी घटना है। अभी तक जैसे कि आप भी बता रहे थे और जो हमारे तक ये घटना का जो दृश्य है, काफी लोग वहां पर जो आग बुझा रहे थे, कईयों के हाथों में छोटी मोटी चोटें जरूर आई हैं आग को बुझाते समय, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई ऐसी वहां पे हमें खबर नहीं मिली, नहीं ऐसा कोई वहां पर वाकया हुआ। ये कंफर्म हुआ है अर्जुन ठाकुर, ये कंफर्म हुआ है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, कोई और वजह रही है एक? और दूसरा, क्या इस वक्त जब हम अपडेट दे रहे हैं 9:19 के आसपास मुकम्मल तौर पर आग कंट्रोल में कर ली गई है? जी बिल्कुल, आग जो है मुकम्मल तौर पर लगभग सुबह 6 बजे तक ही उसे कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो आग का कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, कारण यही था कि पानी की बहुत समस्या उस इलाके के अंदर है आसिफ भाई, और उस वजह से जो है लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलातें वहां पर इस इलाके में पानी का ना होना और फायर ब्रिगेड का कम होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय उस इलाके के लिए है। और इसी घटना के चलते जो इतना बड़ा नुकसान इस इलाके के अंदर हुआ है, जिसमें बिलाल अहमद हो, अजीत परिहार हो, अमजद हुसैन हो, शहनवाज हुसैन, ये कुछ मालिक हैं उन घरों के, उस घर के, उन दुकानों के जिनका इस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और जैसे कि गाड़ियां, 6 गाड़ियां इसमें जो कुछ लाइट। बिल्कुल अर्जुन, ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर साथ में कोई गाड़ियों का गैरेज था, क्योंकि बड़े पैमाने पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, और जो नुकसान वहां पर हुआ है दुकानों से लेकर मकानों तक, मकानों से फिर गाड़ियों तक, क्या अभी कोई तखमीना नुकसान का लगाया गया है? जी नहीं, गाड़ियां जो है वहां पर जरूर, वहां पर गाड़ियों का ऐसा जगह तो नहीं थी कि जहां पर, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव है, चादर एक गांव है और यहाँ पर थोड़ी सी छोटी मोटी मार्केट है और यहाँ पर सभी लोग जो है दुकानों के आगे अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। और ये इसी गांव के लोगों के निवासी, जो इस गांव के रहने वाले, इन लोगों की गाड़ियां थी जो वहां पर खड़ी थी उस दुकान के बाहर, क्योंकि आग इतनी ज्यादा फैली कि उन्होंने इन सारी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और इस वजह से जो है इस पैमाने पे जो है ये गाड़ियां भी नुकसान का शिकार हुई हैं और इसी वजह से जो है वहां पर ये नुकसान हुआ है, क्योंकि साथ में गाड़ियां लोग रखते हैं, कम जगह होने की वजह से दुकानों के पास छोटी मार्केट है और ये गाड़ियां वहां पर खड़ी थी जो इसकी जद में आ गई और सारी गाड़ियां आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि पूरी डैमेज हो चुकी हैं। बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान हुआ है। अर्जुन, नुकसान आप काफी ज्यादा बता रहे हैं, क्या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील या ब्लॉक के जो अफसरान हैं, कोई कंसर्न्ड ऑफिशियल या जिम्मेदारान प्रशासनिक अधिकारी इस इलाके में पहुंच सके हैं कि नुकसान का भी तखमीना लगाया जा सके और जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान उठाना पड़ा, उनकी भी कोई माली मदद हो सके? जी बिल्कुल, एसडीएम जो है, एसडीएम जो अरुण कुमार बड़ियाल हैं, एसडीएम गुंदू, वो बिल्कुल ऑन स्पॉट पहुंचे हैं, पुलिस वहां पर पहुंची, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी वहां पर पहुंची है। डीसी डोडा ने जो है हिदायतें जारी की हैं कि लोगों की जो है जल्द से जल्द जितनी मदद हो सकती है की जाए, उन्हें वहां से एविक्यूट किया जाए ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए, क्योंकि एक घर जो है 4 मंजिला पूरी तरीके से तबाह है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पर जो है वहां पर काम शुरू कर दिया है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है वो पहुंचा, एसडीएम पर बड़ियाल ने वहां पर अपनी जो हिदायतें हैं
अपने अधिकारियों को जारी की थी। आज वो वहां पर पहुंचे भी हैं और पूरा वहां उन्हें आश्वासन दिया लोगों को कि उनकी पूरी मदद की जाएगी, जो भी सरकारी मदद उनकी हो पाएगी। और प्रशासन अपनी तरीके से जो है इसमें लगा हुआ है और पूरी तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नुकसान बड़े पैमाने पे हुआ है। इसलिए इसका आंकलन करना ये तो कुछ ही समय के बाद पता चलेगा, जब इसमें प्रशासन बैठ करके आंकलन करेगा कि कितने बड़े पैमाने पर ये नुकसान हुआ है और शॉर्ट सर्किट से हुआ या किसी और कारण से हुआ। इसका वजह जो है अभी पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाई है, जैसे कि आप पूछ भी रहे थे, क्योंकि ये अभी विषय है वहां पर जांच का। पुलिस में इसमें जांच कर रही है कि क्या ये शॉर्ट सर्किट था या किसी और वजह से आग लगी है। ये तो बहुत शुक्रिया अर्जुन ठाकुर तफसीलात फराहम करने के लिए। बलिसा से गुलिस्तानी नुमाइंदा अर्जुन ठाकुर तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये भयानक आग रात देर गई सामने आई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। दुकानें, मकानों को नुकसान पहुंचा है। साथ दर्जन के करीब गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, सिक्योरिटी और बाइकें, उनको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन फिलहाल इंतजामिया की सूरत-ए-हाल पर कड़ी नज़र है और तखमीना लगाया जा रहा है। साथ ही साथ वजूहात क्या है उससे भी तहकीकात की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ अहम खबरें हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से भी वो आपके सामने रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम में प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। और एक पड़ाव पर हम आ गए हैं, बात खवातीन के हवाले से करेंगे और खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर पुलिस सामने आई है। श्रीनगर पुलिस ने इस हवाले से इकदाम उठाए हैं ताकि खवातीन की शिकायत का बरवकत अजाला किया जाए। आपको बता दें कि पुलिस ने इस हवाले से हेल्प डेस्क कायम करने का फैसला किया है।
ताकि जो हरासानी के खिलाफ जो शिकायतें हैं उनको बरवक़्त अजाला किया जाए। उस वाले से मोबाइल स्क्वाड भी श्रीनगर पुलिस की जानिब से कायम किया गया है। श्रीनगर पुलिस ने ख़वातीन हेल्प डेस्क और एक मोबाइल सेफ्टी स्क्वाड कायम किया है ताकि अवामी मकामात पर हरासा करने और छेड़छाड़ के खिलाफ फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर पुलिस ने अवामी मकामात पर लड़कियों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस स्टेशनों में ख़वातीन हेल्प डेस्क और एक मोबाइल वेमेन सेफ्टी स्क्वाड कायम किया है, जिसका मकसद ऐसी अवामी जगहों पर हिरासा करने, छेड़छाड़ और गैर मनकुला तबसरों के वाक़ात को रोकना और ख़त्म करना है। अगर किसी लड़की या औरत को अवामी मकामात पर किसी भी तरह की हरासानी, छेड़छाड़, गुंडागर्दी या गैर मनकुला तबसरों का सामना करना पड़ता है तो वो पुलिस से रब्ता करके पुलिस वहाँ पर पहुँच जाएगी और बर वक़्त इस शिकायत का अजाला किया जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी जिन्होंने किसी लड़की या किसी ख़वातीन को हिरासा किया हो या किस तरीके की छेड़छाड़ उनसे की हो या गुंडागर्दी की हो, तो उन लोगों के खिलाफ अब पुलिस ने शिकंजा कसा है ताकि वुमेन सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए, ख़वातीन और लड़कियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इस वाले से नंबरात भी जारी कर दिए गए हैं, व्हाट्सएप भी नंबर भी जारी कर दिया गया है कि फ़ौरी शिकायत आप उस नंबर पर कर सकते हैं, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। इस वाले से नंबर जो है वो भी PCR हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। वुमेन सेफ्टी स्क्वाड के लिए अलग नंबर जारी किया गया है और कहा गया है कि श्रीनगर पुलिस आवाम की खिदमत के लिए पूरी तरह से तैयार है और ख़ासकर ख़वातीन और लड़कियों के लिए पुलिस जो है पुलिस ने ये इक़दाम उठाया है ताकि लड़कियों की हवाले से जो वुमेन हेल्प डेस्क हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं। PCR हेल्पलाइन भी जारी कर दिया गया है। वुमेन सेफ्टी स्क्वाड के लिए अलग नंबर जारी किया गया है और इन नंबरात पर आप शिकायत दर्ज करके या सिर्फ एक फ़ोन कॉल या एक व्हाट्सएप कॉल करके आप पुलिस की मदद हासिल कर सकते हैं। चलिए, हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं और PCR का जो हेल्पलाइन नंबर है वो श्रीनगर पुलिस की जानिब से ख़वातीन के लिए कहीं पर भी हैरासमेंट का कोई केस है तो कंसर्न्ड ऑफिशियल से आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप 9596770602 पर आप रब्ता कायम करेंगे, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी यही है और थोड़ी देर में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नंबर्स आ जाएंगे। और PCR जो हेल्पलाइन है, जो हेल्प डेस्क है, वहाँ पर 9596222551 पर आप कॉल करेंगे। और वुमेन सेफ्टी स्क्वाड जो है उनका नंबर्स है 7006740755। ये श्रीनगर पुलिस की तरफ से ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, इस हवाले से बात हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा उन मुलाजमीन की जो जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर देखे, यहाँ तक कि ऐवान के अंदर भी दाखिले की कोशिश की गई। आर्जी मुलाजमीन जिनमें PHE के डेली वेजेस सबसे ऊपर हैं या सर फहरिस्त हैं और सबसे ज़्यादा तादाद तकरीबन इनकी बनती है। इनके मसाइल पर एक बार फिर से गौर खौज हुआ है। मुलाजमीन का एक वफद काबीनी वज़रा से मुलाक़ात हुआ है जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर भी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। जावेद राना मौजूदा वक्त में जो काबीना वजीर हैं और मेंढर से रुकन असम्बली हैं, सतीश शर्मा जो छम से रुकन असम्बली हैं और नौजवानों के खेल की उमूर की वजारत इनके पास है। इनसे मुलाजमीन की मुलाकात हुई है और कमेटी की रिपोर्ट जल्द आने का भी इम्कान है, जो इनके लिए 6 माह का वक्त हुकूमत की जानिब से लिया गया था कि इनके लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। उस हवाले से भी बात हुई है और इतलात के मुताबिक जब ये मुलाकातें हुई हैं तो हुकूमत के नोटिस में दोबारा वो मामलात लाए गए हैं जिन पर ऑलरेडी डिस्कस होता रहा है, जिन पर ऑलरेडी कई मरतबा हुकूमत से बातचीत या बराह रास्त मुज़ाकरात होते रहे हैं। आर्जी मुलाजमीन का ये वफद जब मिला है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट JKCLUF, जिनने काबीना वज़रा से मुलाकात की है और इसमें पवन, तनवीर हुसैन, देवेंद्र सिंह रियासी से, फारूक भट्टी सुंदरवानी से, इसके अलावा बाबू हुसैन मलिक, तरताज, विशन रैना, प्रदीप शर्मा, विनोद, बशीर अहमद जो कश्मीर से जिनका ताल्लुक, गणेश और बाकी तमाम लोग, जिनके मुताबिक आर्जी मुलाजमीन के साथ इंसाफ हो, उन्हें मुस्तकिल किया जाए, बरसों की उनकी खिदमात को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इक़दामात की ज़रूरत है। हमारे साथ इस पर मज़ीद बात करने के लिए तनवीर हुसैन हैं, PHE यूनाइटेड जो इस वक्त काम करने वाली इस वक्त यूनियन है उसके सरबराह के तौर पर भी काम करते हैं और मुसलसल हुकूमती इदारों, ज़िम्मेदारान, वुज़रा, MLAs या कंसर्न लोगों के साथ राब्ते में भी रहे हैं। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपको प्रोग्राम सलाम JK में कहेंगे।
कल की मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, क्या क्या तय पाया, और क्या बॉडी लैंग्वेज हुकूमती जिम्मेदारान की वज़रा की बता रही है कि आपके मसाइल जल्द हल होंगे या नहीं? देखिए, कल हमारी जो है जावेद राणा जी जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई और सतीश शर्मा जी, और कल जम्मू कश्मीर कैजुअल एयरवेज फ्रंट का लगभग 25 रुकनी डेलीगेशन इनसे इनकी रेजिडेंस पे मिला और वहां पे इनसे डिस्कस हुई। और सबसे बड़ा इशू जो हमारा मिनिमम एक्ट का था, या जो हमारे ऑनलाइन के बिना जो लोग अभी भी जो 61,000 लिस्ट में है लेकिन उनको अभी ऑनलाइन नहीं किया गया, वो है, या जो हमारे साथी ड्यूरिंग टेंट लगने से जिनकी डेथ हो गई है, हमारे सफाई कर्मचारी एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू, काफी डिस्कशन हुई। लेकिन कुल मिला के जो हमें उनको इन्विटेशन, जो आप जानते हैं कि 21 और 22 तारीख को एक महापंचायत जम्मू महाराजा हरि सिंह पार्क में हमने बुलाई है, तो हम चाहते हैं कि सरकार भी सामने हो, लोग अभी हमारे डेलीगेट भी सामने हो, तो हमें इन्विटेशन को दिया है राणा साहब को और सतीश शर्मा जी को, और दोनों मंत्रियों ने हमारे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और 21 और 22 तारीख को महापंचायत में शामिल होंगे। अपना सरकार अपनी वक्तव्य रखेगी और लोग सुनेंगे, और हम चाहते हैं लोग और सरकार एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करें। हम सड़कों पे नहीं आना चाहते हैं, हम सरकार से टेबल पे इस मसले को हल करना चाहते हैं। इसलिए हमने एक बहुत बड़ी महापंचायत जिसपे बारामूला से लेकर लखनपुर तक तमाम कैजुअल लेबर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को हम मदद कर रहे हैं। 21 तारीख को अपोजिशन के लोगों को हम इन्वाइट करेंगे और 22 तारीख को जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको बुलाएंगे और इस मसले को कंटिन्यू तरफ ले जाएंगे। बहरहाल अगर तमाम पार्टियां चाहती हैं कि कैजुअल लेबर का मसला हल हो, तो इस रुकावटें कहाँ पे आ रही हैं, एक तो वो डिस्कस होगी। और कमेटी को लगभग एक डेढ़ महीना बने हुए होगा, कमेटी कहाँ तक पहुंची है और कमेटी ने क्या अभी तक क्या किया, वो भी मंत्री साहब वहाँ पे जो है बात रखेंगे। तो कुल मिला के जो है इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो है पिछले 2 दिन से तनवीर साहब, ये भी बताइएगा, इस कमेटी ने आपके साथ कोई राब्ता किया, या आप कमेटी में, चूंकि आप भी कह रहे थे हमारी शमूलियत भी यकीनी हो, आपने बाकी स्टेक होल्डर्स ने कोई बात की, अपनी बात रखी, क्या इसमें डेवलपमेंट अब तक हुई है इस 1.5 महीने के दौरान? हाँ, एक मीटिंग हमारी हुई है। अपने तलत परवेज जो हैं, जो प्लानिंग सेक्रेटरीज हैं और मॉनिटरी डिपार्टमेंट्स के, उनके से हमारी मीटिंग सिविल सेक्रेटरीट के अंदर हमारी लोगों की हुई थी और कुछ चीजें उन्होंने हमें कहा था वर्कआउट करने के लिए। उस पर हमारी टीम वर्कआउट कर रही है कि आपके कितने लोग किस डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में हैं। अगर इन केस सपोज कीजिए कि जहाँ पे हमारे 2000 लोग हैं, वहाँ पोस्ट 1000 है, तो दूसरे 1000 को कहाँ पे लगाना है, उसके लिए मतलब जैसे टूरिज्म में उन्होंने कहा NDRF पे हमको ट्रांसफर कर सकते हैं, वहाँ पे उनको कुल मिला के कुछ ग्राउंड वर्क हमें दिया गया और उसके हमारी टीम जो है ग्राउंड वर्क कर रही है। और 21-22 बाद एक डॉक्यूमेंट लेके कमेटी से हमारी मीटिंग होगी और उसी ड्यूरिंग जो बाकी जो हमारे जो अपोजिशन के साथी हैं उनसे भी मुलाकात का सिलसिला हमारा मिलने का शुरू है और आने वाले कल में शायद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो BJP के हैं उनसे मुलाकात होगी, LOP सुनील शर्मा जी से भी हम मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसको तमाम लोग, क्योंकि आप जानते हैं आसिफ भाई की जम्मू कश्मीर UT है, ज़ेर इंतजाम सेंटर के अंदर चल रही है और कहीं न कहीं यहाँ पे सेंटर की सरकार का भी इंटरवेंशन है और स्टेट का भी है। तो हम चाहते हैं कि मिलजुल के इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। ये बताइएगा ना तनवीर साहब कि ये 21 और 22 तारीख को जो आप महापंचायत बुला रहे हैं, इसमें किन किन लोगों को मदऊ किया गया है, किस किस ने हामी भरी है, किस तक आप पहुंचे, वहां डिस्कस क्या होगा वो तो आपने बता दिया, लेकिन कौन सी शख्सियात हैं जिनको मदऊ आप करने जा रहे हैं, उसके बाद ये 2 दिन का ये तारीखी प्रोग्राम होगा? देखिए, अभी तक तो जिनने कंफर्मेशन दी है उसमें जावेद राणा साहब है, जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सतीश शर्मा जी हैं, उनने भी है और आज सतीश शर्मा से हमारी एक अलग बैठक भी अखनूर उनके जो छम एरिया है उनके कॉन्फ्रेंस में भी हो रही है। और उसके अलावा जो फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना जी हैं, उनने भी हमें वहाँ पे आने की भरी है और साथ साथ सत शर्मा जी से भी हमारी टेलीफोन के लिए बात हुई है, सुनील शर्मा जी से भी परसों उनके साथ इंप्रेशन देने जा रहे हैं हम। तो लगता है कि 4-5 लीडर ये और सरकार की तरफ से हमारी कोशिश है कि डिप्टी CM सुंदर चौधरी जी हैं उनको भी हम मदऊ करेंगे और साथ ही साथ वाहिद फराज साहब जिन्हें बिल डिलीवर्स के लाया था लेकिन वो भेंट चढ़ गए असेंबली में, वो पास ना हो सका, उनको भी वहाँ पे मदऊ किया जाएगा। और कुल मिला के और भी जो लोग हमें लगता है कि हमारे इस मसले में मदद कर सकते हैं, तो हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टियों को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को और बिलखुसूस मैं गुलिस्तान को भी दावत देना चाहता हूँ यहाँ से कि उस कंक्लेव में वो आए। तनवीर साहब, ये भी बताइएगा क्योंकि जिस तरह से अब ये महापंचायत होने वाली है 22 अप्रैल को, लेकिन चूंकि इस हवाले से कमेटी भी बनाई गई है, 6 महीने के बाद वो अपना रिपोर्ट पेश करेगी, साथ ही साथ जिस तरह से हुकूमत ने कहा कि अगले बजट में ये मामला उठाया जाएगा, और जो तब तक आपका मुतालबा था तंजीम, जो ये तंजीमें हैं आर्ज़ी मुलाजमीन की, कि तब तक मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए, उस पर कोई पेशरफ्त या कोई यकीन दहानी जो कल की मुलाकात हुई इसमें हुई है?
हाँ, उसपे हमने बात रखी है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पे आपको मिलना चाहिए और इस पे सरकार हम काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत है जम्मू कश्मीर में, पैसे की कमी और जो है पैसा जो है वो दिल्ली से ही आना है। तो हमने उनको कहा कि ठीक है, आप एक प्रपोजल बनाइए यहाँ कि कितने को फाइनेंस हेल्प है, जब तक आपकी कमेटी रिपोर्ट देती है और लगभग 1 साल का मसला है, उस पर हम टाइम देने के लिए तैयार हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन मिनिमम वेज एक्ट के कहीं पे भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। मिनिमम वेज एक्ट जो है वो हमारे लोग मिलना चाहिए। हमारा राइट्स आपने लद्दाख में दे दिया, दिल्ली में है, तो जम्मू कश्मीर में अगर यूटी बनी है तो हमें वो राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो उस पर सभी दोनों मंत्रियों का ये था कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हो सकता है कि एक डेलीगेशन ज्वाइंटली, जो भारतीय जनता पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने अपील की इनसे कि ज्वाइंटली जाके दिल्ली में जाके इस बात को रखिए, और हम चाहते हैं कि इस मसले को ज्यादा पॉलिटिसाइज न किया जाए और इनका जो है कम से कम मिनिमम एक्ट दिया जाए जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती। शुक्रिया तनवीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। जावेद राना, सतीश शर्मा से मुलाकात 21 और 22 तारीख को, 21 को अपोजिशन, 22 को हुकूमती जिम्मेदारान को जम्मू के अंदर जो एक महापंचायत मुलाजमीन ने बुलाई है उसमें तमाम लोग आएंगे और अपनी अपनी बात रखी जाएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्कस दोनों एतबार से किया जाएगा, यानी अपोजिशन जो मुतालबा ऐवान के अंदर कर रही थी बाहर भी उनको डिस्कस किया जाएगा, और जब इनकी मुस्तक़ली के लिए और जो मुलाजमीन अब इस दुनिया में नहीं रहे, आर्जी बुनियादों पर काम करते रहे चले गए, उनके अहले खाना को कैसे उनकी मुस्तक़बिल का सोचा जाए, उसके बारे में भी कोई हिकमत अमली या कोई प्लान बने, उस हवाले से बात करनी है। लेकिन अब हुकूमत शायद रिपोर्ट का बार बार हवाला दे रही है, उसका भी इंतज़ार थोड़ा सा करना होगा, जिसमें आप देखेंगे कि आइंदा दिनों में किसी पेशरफ्त का इम्कान है। और दूसरी तरफ आर्जी मुलाजमीन के मामलात जो हुकूमत के लिए एक चैलेंज भी इस वक्त बनकर उभर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे मंसूबों की बात जिन पर मुसलसल हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए रिपोर्ट से आदाद शुमार आपके सामने रखें। थोड़ी देर में अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करेंगे, शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, लेकिन फ़िलहाल ख़बर ज़रा आपको बताएं JKPCC के हवाले से, यानी वो इदारा, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप कह लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको आप जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। माजी में या माजी करीब में बेज़ाब्तगियों और बदनवानी के इल्ज़ामात इस बड़े इदारे पर लगते रहे और साल 2018 में सरकार की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई, जब कहा गया कि इदारे के अंदर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, बदनवानी हुई है, मिसमैनेजमेंट हुई है, और यहाँ तक कि 2012 में 21 मुगल रोड जो तारीखी रास्ता है वहाँ पर मुबैना घोटाले की बात भी सामने आई और कहा गया कि जो साजो सामान था, जो जहाँ से पेश की इजाज़त लेनी थी वो उसके बगैर लिया गया, कई अप्रूवल्स जिनके बगैर ही सामान इस्तेमाल किया गया, बदइंतज़ामियाँ हुई, फ़ंड्स की मुंतकली JKPCC में की गई और वो भी कंसर्न लोगों की इजाज़त के बगैर हुआ। और ये चौंकाने वाला खुलासा जब हुआ, हकीकत को सामने लाने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई साल 2018 में, लेकिन 2018 के बाद से अब तक 2025 तक इंतज़ार हो रहा है। मुगल रोड प्रोजेक्ट घोटाले की तहकीकात का अभी नतीजा अखज़ करना बाकी है। हालांकि उस वक्त के जो चीफ इंजीनियर हैं पहले ही सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो चुके हैं और 28 नवंबर 2018 को ऑर्डर के मुताबिक GAD के ज़रिए 1690 जो ऑर्डर जारी किया गया, जिसके मुताबिक प्रोजेक्ट्स की जो तामीरात हुई, इन मामलात को देखने के लिए कमेटी काम करेगी और मुकर्रर मुद्दत इस कमेटी को गालिबन दी गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनसूबाबंदी और तरक्की, मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की सरबराही में और सूबाई कमिश्नर जम्मू कश्मीर, सेक्रेटरी महकमा माल और इसके अलावा MD JKPCC पर मुश्तमिल ये कमेटी, और कहा गया कि शफाफ टेंडरिंग के तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर अक्सर नामजदगी की बुनियाद पर ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के तरीके को देखेंगी और ये जो इल्ज़ामात लगे हैं, क्या ये घोटाला वाकई में हुआ या नहीं, इसका पता कमेटी लगाएगी। लेकिन कमेटी 2025 तक भी इसका कोई अता पता नहीं है। इमरान नाइको हमारे साथ हैं। इमरान, पहले तो क्या ये कंफर्म हुआ था कि JKPCC में बेज़ाब्तगियाँ हुई, मिसमैनेजमेंट हुई, बदइंतज़ामी हुई और जो टेंडरिंग का प्रोसेस था उसका ख्याल नहीं रखा गया, और उसके बाद जब कमेटी बनाई गई तो 7 साढ़े 7 साल का ये तवील अरसा, इसमें कमेटी की कोशिशें क्या हैं, क्या पेशरफ्त हुई है और रिपोर्ट ना आना इसकी बुनियादी वजह? देखिए, पहली बात यह है कि कमेटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, कमेटी बनाई क्यों जाती है। कमेटी इसलिए बनाई जाती है जब किसी डिपार्टमेंट में या किसी इदारे में या किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में बेज़ाब्तगियाँ हों, जब किसी भी सरकारी इदारे में फंड्स का सही इस्तेमाल ना हो,
ट्रांसपेरेंसी ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, जहां खदशा हो कि यहाँ पे स्कैम हुआ है, यहाँ पे करप्शन जी। हुई है, तो उन सारी चीज़ों को लेके जब गवर्नमेंट के पास कोई रिपोर्ट आती है तो उन रिपोर्ट्स की बिना पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या कोई भी कमेटी इस तरीके की, जिसको हम SIT भी कहते हैं या प्रोब कमेटी भी कहते हैं, वो कंस्टिट्यूट की जाती है। सो इसी की एक मिसाल जिसका आप जिक्र करें JKPCC, जिसमें साल 2006 का ये मामला है, 2006 से 2012, उसके बाद 2018 में एक कमेटी बनाई गई जिसका आपने जिक्र किया। 4 IAS ऑफिसर्स इस कमेटी में मेंबर्स रखे गए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को इस कमेटी का हेड मुकर्रर किया गया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू इस कमेटी के मेंबर हैं, प्रिंसिपल, और इसके अलावा कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू MD JKPCC, कुल मिला के 4 मेंबर्स पर यह मुश्तमिल कमेटी थी। और इस कमेटी को ये बताया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो रिपोर्ट्स आई है गवर्नमेंट के पास कि JKPCC में बेज़ाब्तगियाँ हुई है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो टेंडरिंग ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुई है और गलत तरीके से फंड्स का यूज़ किया गया है और जो डिलेज हुई है या जो डेडलाइंस को बढ़ा दिया गया है JKPCC ने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, उस तनाजुर में ये कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है 2018 में ही सबमिट करनी थी, लेकिन चूंकि 6 साल लगभग गुजर चुके हैं और 6 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल ये जो JKPCC का मामला है, इस कमेटी ने सेंट्रल ब्यूरो को भी, क्राइम ब्रांच को भी ये अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन अभी जो मंजर आम पर गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट इनको सबमिट करनी थी कि क्या बेज़ाब्तगियाँ हुई है नहीं हुई है और कौन इसमें जिम्मेदार थे, कौन ऑफिशियल्स थे, कौन अफसरान थे, उस रिपोर्ट का भी इंतज़ार है चूँकि 6 साल गुजर गए हैं। लेकिन जो हमारे पास ज़राया है, जो जहाँ तक हमें मालूम हुआ है कि कमेटी ने जितना भी अभी तक इसमें डिटेल्स कलेक्ट की है, जितनी भी उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, और उसमें ये पता चला है कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, बेज़ाब्तगियाँ हुई है, टेंडर्स का गलत इस्तेमाल किया गया है, फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है और जो डेडलाइन इस प्रोजेक्ट्स की बढ़ाई गई थी वो अननेसेसरी थी और उसका बुनियादी मकसद यही था कि सरकार का जो पैसा है, जो गवर्नमेंट के जो फंड्स है, उनको हड़प करना। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कमेटी ने 6 साल गुजरने के बावजूद भी, और जैसे मैंने कहा कि 4 IAS ऑफिसर्स इस कमेटी के मेंबर्स हैं, लेकिन डिस्पाइट हैविंग दैट कि अभी तक कमेटी ने अपनी चीफ इंजीनियर रिटायर्ड। अच्छा, ये चीज़ भी इमरान समझने वाली है ना कि 26 दिसंबर 2018 तक कहा गया कि रिपोर्ट पेश करें। नवंबर में एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई जम्मू कश्मीर में, जब हम जानते हैं कि असेंबली तहलील की गई और इसी साल में हुकूमत भी गिरी। तो क्या ये जो पूरा सिस्टम तब्दील होता रहा, फिर 2019 के बाद जो आईनी तब्दीलियाँ, इसमें ये रिपोर्ट्स या कमेटियाँ बेमानी साबित हो गई, या अब आज के बाद अगर निज़ाम में शफाफियत या एहतिसाब की बात हो रही है तो कोई नतीजा अखज़ करना या कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करना शायद अब भी बेमानी है जिस हिसाब का निज़ाम है? बिल्कुल, पहली बात यह है कि जाहिर सी बात है जब कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करेगी तो जो करप्ट ऑफिशियल्स है, जो बेईमान लोग हैं, जो सिस्टम में रह के सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, गरीब लोगों के पैसे से, टैक्स से जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिनकी तनख्वाह चलती है, जिनके जरिए गरीब के पैसे के टैक्स से जो सिस्टम चलता है, सरकार का जो एक्सपेंडिचर चलता है, तो उन लोगों को जो इसमें अपनी बेज़ाब्तगियां करते हैं, जो करप्ट होते हैं, जाहिर सी बात है इस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट ना करना उनको बचाने की एक कोशिश हो सकती है, एक कोशिश है। जाहिर सी बात है वो इससे बच सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि चूंकि 6 साल गुजर गए हैं, लेकिन कानून अभी भी है, लॉ अभी भी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी भी है। और मैं समझता हूँ कि अभी चूंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, ये सिर्फ हम JKPCC की नहीं बात करते, मुगल रोड का आपने जैसे जिक्र किया है कि वो एक बहुत बड़ा मल्टी करोड़ स्कैम था और उसमें भी गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसमें एक FIR भी दर्ज की, जिसमें उस वक्त के जो चीफ इंजीनियर है उसका नाम सामने आया, एक कंपनी का HCC कंपनी का नाम सामने आया और भी कई सारे ऑफिशियल्स का ACB ने जिक्र किया। लेकिन अभी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या है और कार्रवाई क्या होनी चाहिए, जो हमें लॉ कहता है, जो हमें नॉर्म्स कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारी इस गवर्नमेंट का, हमारी सिस्टम का ये है कि वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उम्मीद ये है कि ना सिर्फ मुगल रोड मल्टी करोड़ स्कैम, ना सिर्फ JKPCC स्कैम, बल्कि जितने भी स्कैम्स अभी तक हुए हैं पिछले 8-10 सालों के दौरान या 20 साल के दौरान या 2019 से आज तक,
मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इन पे बड़ी सिंसियर होने की ज़रूरत है और जो भी करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जो रिसेंट रिपोर्ट सामने आई कि हमारे स्कीम सौरा के अंदर हमारा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, हमारी मेडिकल जो हमारी हेल्थ यूनिवर्सिटी है, 90 करोड़ रुपए हमारे जो डेवलपमेंटल वर्क्स का जो पैसा है, फंड्स है, वो गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान लैप्स हुए हैं। जो कि स्कीम्स ने एक कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटी भी बिल्कुल सिस्टम कैसा है ये बताता है कि सूरत हाल मौजूदा वक्त में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइकू मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए और बताने के लिए कि नाकामियाँ कहाँ पर रही हैं। इंतज़ामी सतह पर निज़ाम बदलता रहा, चीज़ें बदलते रहीं, रियासत से यूटी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो रिपोर्ट जिसके लिए कमेटी बनाई गई थी, 4 सीनियर IAS ऑफिसर्स को जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई थी, कोई अता पता नहीं। अमरनाथ यात्रा के हवाले से बड़ा अपडेट कि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। 3 अप्रैल 2025 से यात्रा जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना की जाएगी और अमरनाथ यात्रा के लिए आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी इस सिलसिले में जारी कर दी है कि बाज़ाब्ता तौर पर जब यात्रा का आगाज़ होगा तो किन बातों का ख्याल रखना है, खासतौर से सेहत के हवाले से, ताकि हेल्थ इश्यूज़ जिनको हैं, परेशानियाँ हैं, वो यात्रा का हिस्सा ना बने और बाद में जाकर दौरान सफ़र या यात्रा के दौरान मुश्किलात पेश आएँ, उस चीज़ से भी बचा जाए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। शिल्पा, ये यात्रा का क्या प्रोसेस आज रहेगा? ऑनलाइन ऑफलाइन क्या दोनों शुरू हो रही हैं? नंबर 1। नंबर 2, कुछ डूज और डोंट्स भी जारी किए गए हैं कंसर्न लोगों की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से, वो क्या है? अमरनाथ यात्रा जब शुरू होगी उससे पहले तमाम लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज 15 अप्रैल से जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो ये ऑफलाइन, जहाँ पे देश भर में 553 के करीब जो है वो निर्धारित बैंक शाखाएं जो है वो आज से शुरू कर रही हैं और कल से ही जो है वो और आज से ऑफलाइन प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। देखिए बालटाल और साथ ही साथ पहलगाम दोनों रूटों के लिए जो है वो यात्री पंजीकरण जो है वो करवाएंगे। और साथ ही साथ अगर मैं देश भर की बात करूँ तो जहाँ पर 4 बैंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं, जिसमें यस बैंक भी मौजूद है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 3 बैंक रखी गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक, SBI बैंक और साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक है। और आज से बैंक की बात करें तो आप देखेंगे वहां पर सजावट जो है वो की गई है, ताकि जो भी यात्री वहां पर पहुंचे उनका जो है वो स्वागत किया जाए और उन्हें जो है वो प्रॉपर तरीके से सुविधा दी जाए। देखिए अगर हम बात करें क्या कुछ जो है वो अमरनाथ यात्रा में फॉलो करना चाहिए और क्या कुछ नहीं फॉलो करना चाहिए, वो साफ तौर पर बताया गया है कि आपको अपनी हेल्थ का साफ तौर पर ख्याल रखना है, हेल्थ को ज्यादा ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है, तब जाकर आप जो है वो अमरनाथ यात्रा जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो करवाई, क्योंकि काफी अमरनाथ यात्रा जो है वो चलना पड़ता है, यात्रा में चलना पड़ता है, जिसके चलते जो एक्सरसाइज है, जो डेली रूटीन है, योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये बेहद ही जरूरी है। और देखिए सातों पर जो नहीं करना चाहिए, यानी कि क्या कुछ नहीं फॉलो करना है, सबसे पहले तो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कहीं ना कहीं आम जनता, तो इससे जो है वो यात्रा करने में जो है वो डिफिकल्टी आ सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे जो है वो फॉलो किया जा सकता है और अनफॉलो जो है यानी कि मना किया है कि ये सब चीजें जो है वो फॉलो ना करें। तो इस समय बैंक करीबन 10 बजे बैंक खुलेगा और यात्री आना वहां पर जो है वो शुरू होंगे, जहां पर बैंक को पूरी तरीके से सजाया गया है। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि 3 बैंक जो है वो जम्मू कश्मीर में रखी गई हैं, तो समय सजावट की गई है और यात्री जो है वो कुछ ही समय के बाद बैंक पहुंचेंगे, जहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा और उन्हें जो है वो प्रॉपर तरीके से सुविधा जो है वो दी जाएगी। बहुत शुक्रिया शिल्पा डिटेल्स देने के लिए। 21 बैंक शाखें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत इन सबको मिलाकर 21 बैंक शाखें ये बनती हैं। पहले दिन बैंकों में शिव भक्तों का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा और 10 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन आप करवा लें। जम्मू के अंदर BC रोड, रिहाड़ी चौक, जहां पर ख़ास मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे 10 बजे से जब यात्रा शुरू होगी। पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर 533 नॉमिनेटेड बैंक जो ब्रांचेज हैं, वहाँ पर आज तमाम यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। एंट्री गेट लखनपुर से कश्मीर तक तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होनी है। सहूलियात हर हिसाब से हों, इसकी एक कोशिश की जा रही है। और सफ़र से कम 1 महीना पहले रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की सुबह शाम की सैर करें, चलने फिरें, ताकि बाद में मुश्किलात पेश ना हो। ये करने के लिए कहा गया है। ऑक्सीजन लेवल आपका क्या रहता है, कोई परेशानी है तो पहले से, चूँकि हेल्थ सर्टिफिकेट में जब आपको हेल्दी फिट करा दिया जाएगा तो उस हिसाब से भी चीज़ें देखनी है। सांस लेने की दिक्कत है तो पहले से काम शुरू करें। और पानी की कमी, सर दर्द से निपटने के लिए वाफिर मिकदार में पानी पिएं। रोज़ाना तकरीबन 5 लीटर
पानी पीने का हदफ रखें। कहा गया थकावट को कम करने के लिए जिसमें शुगर की सतह को बेहतर करने के लिए काफ़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको पहाड़ी इलाकों में या ऊंचाई वाले इलाकों में बीमारी की अलामात महसूस होने लगे तो फ़ौरन नीचे उतरें। ये पहले से कहा गया डूज और डोंट्स जो जारी हुए हैं। इस बलाई इलाकों में, जो कि पहाड़ी इलाकों में चलना है, कोई भी तकलीफ हो तो फौरी तौर पर 2 किलोमीटर पर करीबी जो तिब्बी मरकज़ है उससे रब्ता करें। हर जगह सेंटर्स बनाए गए होंगे। इसके अलावा बीमार मुसाफिर जो हैं, अगर वो किसी तरह का आपको मशवरा देते हैं, कोई हिदायत देते हैं तो उन पर यकीन ना करें, ये कहा गया है। और साथ साथ उससे बाद में जाकर बाकी फ़ैसले जब करेंगे मुश्किलात होंगे। CHCs हर जगह काम करेंगे। लाजमी सेहत का सर्टिफिकेट वहाँ से आपको लेना होगा, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ से। इसके अलावा JPEG या JPG फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो फाइल होनी चाहिए। इसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। CHC को स्कैन करें, जो आपके पास सर्टिफिकेट होगी वो। 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को सफ़र करने की इजाज़त नहीं है, ये पहले से साफ़ कर दिया गया है। और रास्ते में तकलीफ़ भी हो सकती है। जो चीज़ें नहीं करनी हैं उनमें अल्कोहल, कैफ़ीन वाले मशरूबात या तंबाकू वगैरह साथ नहीं लेना है। बीमार मुसाफिरों की हर बात पर यकीन ना करें, ये साफ़ कर दिया ताकि कोई आगे जाकर इस तरह का फ़ैसला ना लेना पड़े, क्योंकि मौलिक अमराज से गुजरना पड़े, मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो पहले से ही डूज़ और डोंट्स की एक लंबी फहरिस्त सामने आ गई है। जब यात्रा के हवाले से बात हो रही है तो हज 2025 के हवाले से भी, चूँकि आप सब जानते हैं तैयारियां चल रही हैं, और प्रोग्राम के आखिर में ज़रा आपको हज 2025 के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर भी एक अपडेट बताते हैं, जहां भारत के हज कोटे में 80% या 80% के आसपास कमी की गई है। इस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया जा रहा, और तखफीफ पर मायूसी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन, तमाम लोगों ने वज़ीर आज़म से मामला सऊदी अथॉरिटीज़ या हुकाम से उठाने का मुतालबा किया है, ताकि ये जो 52,000 लोग तकरीबन सऊदी हुकाम के फ़ैसले से मुतासिर हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग भी शामिल हैं, इनके ताल्लुक से कोई मुस्तकबिल का लाहेअमल या प्लान बन सके। आप सबको याद दिलाते चलें कि 80% के आसपास जो कोटा है वो कम किया गया है भारत का, और ये टॉप लेवल के फ़ैसले हैं जिसमें बड़े लेवल पर ऑफिशियल्स या कंसर्न मिनिस्ट्री ही अब कुछ काम कर सकती है। हमारे पास आदाद-ओ-शुमार जो है हज 2025 के लिए 4100 लोगों ने जम्मू कश्मीर से एप्लीकेशंस दी हैं, पेमेंट्स हुई हैं। 3601 जो हैं वो पहले मरहले में जिनको हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से सिलेक्ट किया गया। इसके अलावा 21 ख़वातीन हैं जो बग़ैर महरम के वाले कोटे में इस बार गई हैं। कुल मिलाकर 3622 ये बन जाते हैं इन 21 ख़वातीन को मिलाकर। और पिछले साल जम्मू कश्मीर को 8345 हज स्लॉट्स मिले थे और 8147 लोगों ने फॉर्म भरा था। 7008 कुल मिलाकर जो पिलग्रिम्स थे या हज आज़मीन थे उनको सफ़र महमूद पर जाने का मौका मिला था। इस बार प्राइवेट जो कोटा रिडक्शन है उसमें कमी की गई, और जो प्राइवेट अरेंजमेंट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का भी ख़दशा है, डर सताने लगा है। जम्मू कश्मीर में भी हज़ारों लोग हैं, और ख़ास तौर से कश्मीर के अंदर हज़ारों लोग ऐसे जिन्होंने इस बार मुक़द्दस सफ़र पर निकलना था, प्लान बनाया था, वो परेशानी से गुजर रहे हैं। फिर जो टूर एंड ट्रैवलर्स हैं उनकी मुश्किलात भी ख़त्म नहीं हो रही हैं। लेकिन इस सिलसिले में जहाँ पर अहम शख्सियात बात करते हुए नजर आए, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी को भी सुनिएगा, जिनने कहा कि उन तक जो है वो करेंगी, वो कंसर्न मिनिस्ट्री यानी माइनॉरिटीज़ के जो मामला देखने वाली वजारत है किरण रिजिजू साहब की, उनके साथ मामला उठाएंगे, और वो आगे जाकर या वजारत ख़ारजा इस मामले को सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ उठा सकते हैं, चूँकि दबाव अब बढ़ रहा है कि 52,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, और फिर जो वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की गई उससे भी बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हुई हैं। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी को इस मामले पर बात करते हुए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ सुनिएगा। ये पूरा सिर्फ कश्मीर के लिए कम नहीं हुआ, ये पूरे भारत में ये कोटा जो है कम हो गया। उसकी कमी यहाँ पे कितनी होगी J&K में वो भी देखा जाएगा, कितना % हमारा कम हो सकता है। लेकिन ये वहाँ से क्यों हुआ है, इसके लिए हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बात करेंगी, और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, वो बात करेंगे इसके लिए, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा वहाँ से क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तशवीश में आना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक आपने देखा है कि जब भी कोई ऐसी बात हुई है, भले ही वो हज को लेकर ना हो, कहीं पे भी हमें फॉरेन में किसी भी कंट्री में
जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमारे प्रधानमंत्री जी उसको खुद देखते हैं और उनकी देखरेख में कोई भी परेशानी हमें आज तक नहीं हुई है और उम्मीद है कि आज भी इस परेशानी का समाधान निकल आए। अगर हमारा कभी भी कोई भी बच्चा, आप देख रहे हैं कि फॉरेन में अगर कहीं पे वॉर हुआ या कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कहीं पे भी जब हमारे फॉरेन अफेयर्स की बात आती है तब हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और फॉरेन मिनिस्टर खुद इन चीज़ों को ले लेते हैं। मुझे याद है जब हमारी सुषमा स्वराज जी फॉरेन अफेयर्स देख रही थी तब भी कितने बच्चों को लाया गया और कितनी चीज़ों को देखा गया। तो आज जब ये बात सऊदी गवर्नमेंट से आई है तो मुझे यकीन है पूरा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी और हमारे मिनिस्टर साहिबान भी इस चीज़ को देखेंगे। अभी बात कर रही थी हज कोटे में कमी पर। वज़ीर आज़म से मुदाखलत की अपील बेशतर लीडरान की तरफ से की जा रही है। चलते चलते ज़रा अपडेट उन लोगों के लिए भी जो मचेल माता के दरबार में जाना चाहते हैं, क्योंकि दरबार खुल गया है, रास्ता ओपन हो चुका है। विंटर के बाद सालाना मचेल यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, सरगर्मियां तेज़ कर दी गई हैं और सरमा के बाद पहली बार रवाबित बहाल हुए हैं ज़िला हेडक्वार्टर और मचेल माता के दरबार के दरमियान। रास्ता जो कि बैसाखी के मौके पर ही खोला गया था, अकीदतमंदों को हाजिरी देने की अब इजाज़त भी दे दी गई है। किश्तवाड़ के इस दूर दराज पहाड़ी सिलसिले के अंदर मौजूद माता दुर्गा या माता मचील का जो दरबार है वहाँ पर फिर से अकीदतमंद हज़ारों की तादाद में जाएंगे, उसके लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। और जब ओपनिंग हुई दोबारा से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए लीडर ऑफ अपोजिशन पाडर नागसैनी से इनका ताल्लुक सुनील शर्मा, किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार शावन इस खास मौके पर मौजूद रहे और डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भी तैयारियों का यात्रा से पहले अकीदतमंदों के लिए होने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया है ताकि सालाना यात्रा भी बहिफाजत तरीके से हो, एहसन और खुशसूबी के साथ अंजाम तक पहुँचाई जाए। और दूसरी जानिब कोशिश ये भी की जाए कि जो लोग उससे पहले भी कुछ लोग फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी जो जाएंगे उनके लिए भी तैयारियां हों और इस सिलसिले में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, बिजली, पानी, साफ़ सफाई, रिहाइश, ट्रांसपोर्टेशन और जो सेहत के हवाले से सहूलियात हैं इनका तफसीली जायज़ा डिप्टी कमिश्नर की जानिब से और लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से लिया गया। पूरे मुल्क से हर साल की तरह इस साल भी आप देखेंगे जुलाई और अगस्त के महीने में मचेल माता के दरबार में हाज़िरी देने के लिए लोग आएंगे, यानी जब यात्रा का आगाज़ ऑफिशियली होगा। मगर उससे पहले अभी से ही तैयारियां तो शुरू हुई हैं, मगर ऐसे भी यात्रा के अलावा भी लोग जाना चाहेंगे तो मचेल माता का दरबार खोल दिया गया है, क्योंकि रास्ता साफ़ हुआ है। दूर दराज पहाड़ी सिलसिला बर्फ़ की वजह से 3 से 4 माह तक रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद रहता है, उस रास्ते को भी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। ये आज का प्रोग्राम सलाम जेके का अब तक का शुमारा था। 10 बजने वाले हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है। खबरों, तज्ज़ियों, तबसरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। ज़हूर और आसिफ को आप इजाज़त देंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा।